हम तो स्टार्ट करें। नहीं नहीं, कनेक्शन की स्पीड अच्छी नहीं है, बोर्ड सही फोकस नहीं हो रहा। ऑफलाइन करके इतनी बड़ी वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो सकती, मुश्किल हो जाती है। चल सर क्या कहें, मुझे सर से आप खुद ही कहते हैं क्या कहें ना पढ़ाएं, दफा करें। आज क्या पढ़ना, हर रोज पढ़ते हैं, कभी कभी नहीं भी पढ़ना चाहिए, कभी कभी आपको ना पढ़ने का सरप्राइज से मिलना चाहिए, पढ़ने वाला सरप्राइज तो आपको मिलता ही रहता है। गुड। फेसबुक तो बहुत अच्छी बुक है, उसको बच्चे बड़े शौक से पढ़ते हैं। नहीं नहीं अच्छा चलें, तो लेट्स होप कि सबको सही नज़र आ रहा है। अगर किसी को सही नज़र नहीं आ रहा तो हमें व्हाट्सएप के ऊपर, ग्रुप के ऊपर मैसेज करके बता दें ये बच्चे देख रहे हैं। मुझे अफसोस है कि मुझे अपनी डेटा कनेक्शन को रिस्टोर करवा लेना चाहिए था। इसका क्या तरीका होता है? जी ये चल रहा है, अब बात नहीं समझ रहे, पीडीसीएल के सिस्टम जो एक डाउनलोड स्पीड होती है, एक अपलोड स्पीड होती है। इसकी अपलोड स्पीड 3 MB नहीं है, 3 MB अपलोड स्पीड होनी चाहिए एक अच्छी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करने के लिए, मतलब मेरा लेक्चर जाने के लिए, क्योंकि हमें डाउनलोड नहीं अच्छी चाहिए। या आप फेसबुक इस्तेमाल कर रहे थे ना, आपको घर में आपको डाउनलोड अच्छी चाहिए होती है, डाउनलोड स्पीड ठीक चाहिए होती है। हमें डाउनलोड स्पीड ठीक नहीं चाहिए, जब हम यहाँ पे क्लास पढ़ा रहे हैं हमें अपलोड स्पीड ठीक चाहिए, तो वो अपलोड स्पीड ठीक नहीं मिलती। पीडीसीएल की अपलोड स्पीड बहुत बुरी है, पीडीसीएल की हर जगह अच्छी नहीं है, अपलोड स्पीड अच्छी नहीं है, अनलेस कि आप फाइबर यूज करें। फाइबर का कनेक्शन फिलहाल हमारे पास यहाँ इंस्टीट्यूट में नहीं है। अच्छा चलिए मेरे हम स्टार्ट करते हैं। हमारी रीजनेबली गुड हो गई है, असल में माइक्रोसॉफ्ट टीम्स थोड़ा सा बेहतर है, ये गुड कर देता है, रीजनेबली गुड कर देता है, थोड़ी देर में बेहतर हो गई है। अगर अब अगर किसी को प्रॉब्लम है कि ऑनलाइन किसी को, तो वो ग्रुप पे मैसेज करके बता दें, हम चेक कर रहे हैं यहाँ पर। अच्छा तो एक रिकैप इससे पहले कि हम आज के लेक्चर स्टार्ट करें। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था 5 नंबर्स थ्योरी, जिसमें एक मीन था, सॉरी इसमें एक क्यू1 था, मिनिमम था, Q1, मीडियन, Q3 और मैक्स और फिर हमने IQRs पढ़े थे, लोअर क्वार्टर IQR पढ़ा था, और उसके बाद लोअर फेंस और अपर फेंस पढ़े थे। ठीक हो गया, और हमने एक बॉक्स प्लॉट बनाया था। ठीक हो गया, और हमने आउटलायर्स आइडेंटिफाई किए थे, और इनको हमने कहा था ये मेजर ऑफ रिलेटिव स्टैंडिंग के थ्रू है, ये सब मेजर ऑफ रिलेटिव स्टैंडिंग है, ये सब मेजर्स ऑफ रिलेटिव स्टैंडिंग है, Q1, मीडियन और Q3। और फिर वहां से हमने 5 नंबर्स थ्योरी बनाई थी, मिनिमम और मैक्सिमम को ऐड कर लिया था, और फिर हमने बॉक्स प्लॉट बनाया था। ये लास्ट लेक्चर में हुआ था। आज के लेक्चर में हम देखते हैं कि प्रोबेबिलिटी एक टर्म है जो किस तरह से स्टैटिस्टिशियंस की हेल्प करती है। स्टैटिस्टिशियंस के लिए प्रोबेबिलिटी एक टूल है, टूल मतलब इस तरह स्क्रूड्राइवर एक टूल होता है, रेंच एक टूल होता है, उस तरह से एक टूल है। प्रोबेबिलिटी हमारे किस काम आती है? अगर हमारे पास पॉपुलेशन गिवन है तो हम एस्टिमेट कर सकते हैं कि हमारे पास सैंपल किस नेचर का होगा, क्या लाइक्लीहुड है कि हमारे पास, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक पॉपुलेशन है CGPAs ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, तो हम ये गेस कर सकते हैं पॉपुलेशन के पैरामीटर्स को देखते हुए
कि अगर हम उसे सैंपल ड्रॉ करेंगे, अगर पॉपुलेशन में मीन है 3, तो हम ये कह सकते हैं कि हम जो सैंपल ड्रॉ करेंगे, अगर वो एक रैंडम सैंपल हुआ, तो उसका मीन 2.9 से लेकर 3.1 तक वेरी करता होगा। ठीक, हम ऐसा कह सकते हैं। तो विथ सम रैंडमनेस, विथ सम कॉन्फिडेंस, तो ये प्रोबेबिलिटी में हेल्प करती है एस्टिमेट करने के लिए कि अगर पॉपुलेशन गिवन है तो उसे नेचर, वो सैंपल जो हम ड्रॉ करेंगे उसकी नेचर क्या होगी, क्या लाइक्लीहुड होगी, किस किस्म का सैंपल होने की क्या लाइक्लीहुड, क्या चांस है। ठीक है, और अगर सैंपल गिवन होगा तो हम प्रोबेबिलिटी को टूल इस्तेमाल करके एस्टिमेट कर सकते हैं पैरामीटर्स ऑफ पॉपुलेशन, जो कि इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स हमने शुरू में पढ़ा था कि हम पॉपुलेशन, और ये बहुत ज़्यादा कॉमन है, इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स बहुत कॉमन है, क्योंकि पॉपुलेशन हमारे पास बहुत कम ऐसा होता है कि पॉपुलेशन अवेलेबल हो, हमारे पास सिर्फ सैंपल अवेलेबल होता है, और हम सैंपल को देखते हुए पॉपुलेशन के पैरामीटर्स को एस्टिमेट करते हैं। एक अटेंडी है इस वक्त। ये क्यों है, ज्यादा क्यों नहीं है? आप जरा वो लिंक शेयर करें जो मैंने ग्रुप में शेयर किया है, आप उसे क्लिक करें, देखें आप यहां पहुंचते हैं या नहीं। अच्छा, प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड कुछ टर्म्स हम पढ़ने वाले हैं। हमने पहले टर्म है एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट है प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग एन आउटकम। फॉर एग्जाम्पल, एक कॉइन टॉस एक एक्सपेरिमेंट है। फॉर एग्जाम्पल, कॉइन टॉस इज एन एक्सपेरिमेंट। डाई रोल is also an experiment। जी जनाब, कुछ पता चला? चल रही है वीडियो, थोड़ी सी स्लो है। नहीं सर, सही है, मतलब पीछे है, थोड़ी सी पीछे लैग है, लेकिन है ठीक। चले कोई बात नहीं, ठीक है, सही है, आ जाएंगे फिर तो लोग। तो एक्सपेरिमेंट क्या है? एक्सपेरिमेंट है द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग एन आउटकम और by using a trial। For example, coin toss is an experiment, rolling a die is an experiment। ठीक, एक्सपेरिमेंट है। एक्सपेरिमेंट की आउटकम क्या होती है? सिंपल इवेंट इसकी आउटकम होती है। आउटकम ऑफ a single repetition। Outcome of single repetition of an experiment। एक दफा आप रिपीट करें, फॉर एग्जांपल एक दफा कॉइन टॉस किया तो ये सिंपल इवेंट है। एक दफा डाई रोल किया तो ये सिंपल इवेंट है। सिंपल इवेंट्स बनाएं जरा, एक डाई रोल के लिए और एक कॉइन टॉस के लिए। सिंपल इवेंट्स आर represented by E sub i's। E sub I मतलब E सबस्क्रिप्ट I। E सबस्क्रिप्ट I मतलब कि एक डाई रोल के लिए, एक कॉइन टॉस के लिए आपके पास है E1 और E2। E1 आप कह लें क्या, head is obtained, the event that a head is obtained। E2 is the event that a tail is obtained as a result of a single experiment। शोर नहीं करें। और एक डाई रोल के लिए सिंपल लिस्ट ऑफ सिंपल इवेंट्स क्या है? ई से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल ई सब आई। डाई रोल के लिए हमारे पास है
6 possibilities. E1, the event that we obtain are 1. E2, the event that we obtain are 2. और चलते चलते E6, the event that we obtain are 6. तो डायरोल के लिए लिस्ट ऑफ सिंपल इवेंट्स में 6 इवेंट्स हैं, represented by EI, सिंपल इवेंट. E सब I में ये 1 लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है. कॉइन टॉस के लिए E1 और E2 है. डायरोल के लिए E1 to E6 है. सिंपल इवेंट्स. सिंपल इवेंट्स कैसे होते हैं? सिंपल इवेंट इज एन आउटकम ऑफ अ सिंगल रेपिटेशन ऑफ एक्सपेरिमेंट. ठीक है. और इसी से रिलेटेड एक और टर्म है, उसको बोलते हैं सिर्फ इवेंट. सिंपल नहीं होता उसके साथ, सिर्फ इवेंट भी एक टर्म है. सिर्फ इवेंट भी एक टर्म है. इस इवेंट का मतलब होता है इट्स अ कलेक्शन ऑफ वन और मोर सिंपल इवेंट्स. ये सिंपल इवेंट्स का कलेक्शन होता है. इसकी एग्जांपल है कि आपने एक डाई रोल किया, you roll a die and we define an event A that we obtain an even number. It's an event that we obtain an even number. ठीक है. तो ये सिंपल इवेंट नहीं है, क्योंकि सिंपल इवेंट्स तो है E1 to E6 डाई रोल के लिए. ये सिंपल इवेंट नहीं है, बल्कि क्या है, एक इवेंट है, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन है किस किस का, E2, E4 और E6 का. सेट ए जो है, सेट ए है E2, E4 और E6. तीनों इवन, 2 भी इवन है, 4 भी इवन है, 6 भी इवन है. समझती है ना? इवन नंबर्स, ऑड नंबर 3, 5 इवन नंबर्स होंगे 2, 4, 6. तो इसमें डाई रोल के जो सिंपल आउटकम्स हैं उनके अंदर 3, डाई रोल की सिंपल आउटकम्स हैं उनके अंदर हमारे पास 3 इवन नंबर्स हैं और 3 ऑड. तीन इवन नंबर्स हैं और 3 ऑड नंबर्स हैं. नहीं है? क्यों? क्या वजह? क्या नहीं समझ आया? क्या चीज नहीं समझ आ रही? कॉइन टॉस के बाद मैंने कुछ बताया है. जैसे क्या बताया मैंने बताया है जी. कॉइन टॉस के लिए मैंने क्या बताया? मैंने बताया है कि कॉइन टॉस के लिए सिंपल इवेंट्स ये हैं E1 और E2, क्योंकि ये कैसे ऑब्टेन होते हैं? बाय सिंगल रेपिटेशन ऑफ एक्सपेरिमेंट. और डाई रोल के लिए ये है E1 to E6, ये भी ऑब्टेन होते हैं बाय सिंगल रेपिटेशन ऑफ एक्सपेरिमेंट, है ना? एक सिंगल रेपिटेशन करेंगे तो या E1 मिलेगा या E2 मिलेगा या E3 या E4 या E5 या E6. मतलब या ना एक दफे बैक रोल करेंगे तो या 1 आएगा या 2 आएगा या 3 या 4 या 5 या 6. ऐसे ही होगा ना? ऐसे ही होगा. तो ये इसके लिए लिस्ट ऑफ सिंपल इवेंट्स है. फिर हमने देखा कि एक सिंपल इवेंट एक टर्म है, एक टर्म है इवेंट. इवेंट एक और टर्म है. आप लोग, मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि आप जो कुछ हमने पढ़ना हो मेरे वीडियो ऐसे सुन के आया करें एक नाइट पहले. वो आप लोग नहीं सुन के आते, वो आपके लिए बनाता हूँ. अगर आप वो सुनकर आएंगे ना तो आपको बहुत सारी चीजें वहीं से क्लियर हो जाएंगी. आप लोगों के लिए बनाए जाते हैं वो, बहुत सारी चीजें वहां से क्लियर होंगी. यहाँ पर आपको वो ज्यादा बेहतर हो जाएंगी. आप अपने क्वेश्चंस आप डायरेक्टली पूछ सकते हैं, बिल्कुल बैंक नहीं होंगे आप उसके बारे में. आपके लिए बनाए जाते हैं. कलेक्शन ऑफ, ये कौन सा लेक्चर था बोला? ये है P&S 22. ठीक है. नेक्स्ट टाइम आपने ये करना कि जो भी लेक्चर होगा आपने उससे पहले उसकी वीडियो यूट्यूब चैनल के ऊपर देख कर आनी है.
8-10 मिनट की वीडियो होती है एक लेक्चर की, है ना, देख ही सकते हैं। तो कलेक्शन ऑफ वन और मोर सिंपल इवेंट्स एक इवेंट है। तो इवेंट एक ज़्यादा कॉम्प्लेक्स टर्म है जो कंटेन करती है मोर देन वन और मोर देन वन सिंपल इवेंट्स। वन भी हो सकता है, एक इवेंट कंसिस्ट कर सकता है एक ही सिंपल इवेंट पर, लेकिन एक ज़्यादा भी हो सकते हैं। जो सिंपल इवेंट ही होगा, बिल्कुल सिंपल इवेंट। हाँ, उस केस में नहीं रहेगा, लेकिन इवेंट की डेफिनेशन ये कलेक्शन ऑफ वन और मोर, और भी तो है ना, और मोर। अगर आप कहें कि एक इवेंट है कि वन अपीयर होता है, तो आप कहेंगे ये इवेंट ए जो है ये असल में E1 है, लेकिन इसकी डेफिनेशन में सिर्फ ये नहीं है कि वन, बल्कि वन और मोर देन वन। आप उसको सुनने, मेरी बात तो सुन रहे थे, आप उसको घर जाके समझा लीजिएगा, ये क्लास के बाद समझा लीजिएगा। वन और मोर देन वन, ठीक है। तो मोर देन वन भी तो इसकी डेफिनेशन में शामिल है ना। हाँ जी, कलेक्शन एक भी हो सकता है। अगर ऐसा कोई इवेंट होगा जो एक सिंपल इवेंट, एक सिंपल इवेंट कंटेन करता है, तो वो एक ही बात होगी, वो इवेंट कह लें या वो सिंपल इवेंट कह लें, एक ही बात है। लेकिन उस केस में से हर केस में इवेंट और सिंपल इवेंट एक नहीं होंगे, क्योंकि इवेंट की डेफिनेशन ये कहती है कि वन भी हो सकता है, मोर देन वन भी हो सकते हैं। ये मोर देन वन की एक एग्जांपल मैंने दी है। obtaining an even number, तो even number इवेंट ए है, जो एक इवेंट है ऑफ obtaining an even number at as a result of a die roll। तो ये कंटेन करता है 3 सिंपल इवेंट्स E2 E4 E6। ठीक हो गया जी। ये भी हो सकता है कि हम कहें जी एक बी, अभी बताता हूं। बी एक इवेंट है that we obtain an odd number, that we obtain a number less than 4। ठीक है, ये मैं बुक के साथ कंसिस्टेंट होने की कोशिश कर रहा हूं। E1 E3 E2 और E3, और C भी एक इवेंट हो सकता है obtaining an odd number। तो C सेट कंटेन करेगा E1 E3 और E5। ठीक हो गया। अगर हम चाहें तो हम इनको चेक कर सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल हम कहें A इंटरसेक्शन B, अगर हम कंप्यूट करें A इंटरसेक्शन C, A इंटरसेक्शन C, A और C का इंटरसेक्शन कंप्यूट करें, A भी एक सेट है C भी एक सेट है, E1 E3 और E5 है, ये E2 E4 E6, क्या आ जाएगा? जीरो को क्या बोलते हैं? एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट, सेट्स की टर्म में हमने मैट्रिक 9th 10th क्लास में पढ़ा था, इसको बोलते हैं एम्प्टी सेट। तो A इंटरसेक्शन C एक एम्प्टी सेट हो गया, A इंटरसेक्शन C एक एम्प्टी सेट है। अगर दो इवेंट्स ऐसे हो कि उनका इंटरसेक्शन एक एम्प्टी सेट हो, ठीक है, तो उन्हें क्या कहते हैं? A एंड C आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन भी एक टर्म है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ठीक है, ये बात याद रखनी है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हम काफी ज्यादा यूज करेंगे आगे। तो अगर दो इवेंट्स ऐसे हो कि उनका इंटरसेक्शन एक खाली सेट हो, एम्प्टी सेट, तो कोई भी चीज कॉमन ना हो। एम्प्टी सेट तभी होता है जब कुछ भी कॉमन नहीं होता। लेकिन A एंड B आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। क्यों भला? क्योंकि A इंटरसेक्शन B में कुछ चीज कॉमन है, E2 कॉमन है, E2 कॉमन है, तो इसलिए A एंड B are not
म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ठीक हो। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब क्या होता है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब ये होता है कि जब एक इवेंट हो रहा है तो वो दूसरे के होने को गारंटी करता है कि दूसरा नहीं हो रहा होगा, एक्सक्लूड करता है, उसकी एग्जिस्टेंस को एक्सक्लूड कर देता है। ए और सी एक दूसरे की एग्जिस्टेंस को एक्सक्लूड कर रहे हैं। जब ए अकर हो रहा है या 4 आ रहा है या 6 आ रहा है तो उसमें 1 3 5 नहीं हो सकता, है ना। जब 2 आया है तो 2 4 6 इनमें से कोई ऐसा नहीं है जो जिस वक्त ये भी हो रहा हो। लेकिन ए और बी में E2 कॉमन है, यानी अगर आप एक डाई रोल करते हैं और आपके पास आउटकम आ जाती है 2, तो आप क्या कहेंगे कि ए अकर हुआ या बी अकर हुआ? दोनों अकर हुआ। बहुत शाबाश, बहुत शानदार है, दोनों अकर हुआ। तो दोनों एक साथ हो सकते हैं, इसका मतलब है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ना हो। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव सिर्फ वो होते हैं जो दोनों एक साथ अकर नहीं हो सकते। तो इसकी एग्जांपल ये कि अगर आप डाई रोल करते हैं और आपको 2 मिल जाता है, इसका मतलब है ए और बी दोनों अकर हो गए। और दोनों अकर हो गए इसका मतलब है कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। लेकिन ऐसी कोई भी सिंपल आउटकम नहीं है, सिंपल इवेंट ऐसा कोई भी नहीं है जो ए और सी में कॉमन हो। तो ए और सी कभी इकट्ठे नहीं हो सकते, ए और सी कभी इकट्ठे नहीं हो सकते, क्योंकि जब आप एक डाई रोल करेंगे तो या तो आपको एक इवन नंबर मिलने वाला है या एक ऑड, दोनों नहीं मिल सकते, दोनों नहीं मिल सकते। इसलिए ए और सी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, ए और बी नहीं है। जी, कोई भी ऐसे दो इवेंट्स जनरली स्पीकिंग जो एक साथ अकर ना हो सकें, जिनका इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट हो, वो हमेशा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं। इस केस में जरूरी नहीं है, मतलब हर केस में दुनिया में कभी भी आपको ऐसे दो इवेंट्स का सामना करना जिनका इंटरसेक्शन एक एम्प्टी सेट हो, तो आप कहेंगे कि वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, चाहे वो कोई भी हो, कहीं से भी आए हो, कोई भी एप्लीकेशन। ठीक है, हम आगे चल के इसको और डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल ये समझाने के लिए कि अगर दो इवेंट्स के दरमियान में इंटरसेक्शन एम्प्टी हो तो वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं। ऐसे इवेंट्स को हम सब इवेंट्स को हम एक डायग्राम से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये डायग्राम भी हमने स्कूल में पढ़ी हुई है, इसको बोलते हैं वेन डायग्राम। क्लास 8 में पढ़ते थे, स्कूल में नहीं पढ़ी है, क्लास 8 में वेन डायग्राम पढ़ी है। वेन डायग्राम एक ग्राफिकल डायग्राम है जिसके अंदर हम ऐसे करके ये आउटकम शो करते हैं। हम कहें ये सिंपल इवेंट्स हैं E1, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं E2, E4 और ये E6, इन्हें करीब करीब बना देते हैं, और E1 और E3 को भी इनके करीब बना देते हैं। फिर E5 भी रह गया, उसको थोड़ा दूर बना देते हैं। अच्छा, अब हुआ ये कि एक सेट है जो E2 और E4 और E6 को कंटेन कर रहा है, उसका नाम हमने रखा हुआ है A, और एक और सेट है जो E1, E2 और E3 को कंटेन कर रहा है, उसका नाम हमने रखा हुआ है B। तो B नहीं, E1, E2 और E3 B सेट, E1, E2 और E3 ये सेट B है। तो हम ये देखते हैं कि इन दोनों सेट्स में, सेट A और सेट B में ये कॉमन है। तो कॉमन जानने का ये भी एक वे है, ये ग्राफिकल वे है, कई दफा ज़्यादा एफिशिएंट होता है, कई दफा ज़्यादा एफिशिएंट होता है। तो हम ये जान सकते हैं कि जी ये कॉमन है इन दोनों के दरमियान में E2 को। फिर तो कुछ भी कॉमन नहीं है, फिर तो कुछ भी कॉमन नहीं है। हाँ, अगर हम B और C को देखें फिर भी कुछ कॉमन है, फिर E1 कॉमन है, फिर E1 कॉमन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप वेन डायग्राम बनाएं, बहुत अच्छी ऑब्जर्वेशन है आपकी। इसका मतलब ये हुआ कि आप वेन डायग्राम बनाएं और कोई दो इवेंट्स A एंड B आर, कोई भी दो इवेंट्स आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ठीक है, इसको छोड़िए और B को, कोई दो इवेंट्स X एंड Y, कोई भी दो इवेंट्स X एंड Y दे आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, तो उनकी वेन डायग्राम कैसी बनेगी? ये क्या होगा? X इंटरसेक्शन Y। और अगर आप दो इवेंट्स बनाएं X एंड Y आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, तो उनकी वेन डायग्राम कैसी बनेगी?
x intersection y is nothing, it's empty, there is nothing common. x and y की वेन डायग्राम ऐसी बनेगी, कुछ भी कॉमन नहीं होगा, बिल्कुल इस तरह यहाँ पर अगर हम a और c को बनाएं तो कुछ भी कॉमन नहीं होगा, कोई एक इवेंट भी कॉमन नहीं होगा। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स वो होते हैं जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता। बहुत अच्छी बात यह है कि आप मेरी वीडियो सुनकर आए, और अगर आप नहीं सुनकर आए तो आप जाकर सुन लें, वो तो एक रिसोर्स है जो आप लोगों के लिए है। सारी यूनिवर्सिटीज तो ऐसे रिसोर्सेज दे भी नहीं रही, दे रही हैं। आपके कजन्स, आपके बहन भाई, आपके फ्रेंड्स, आपके मोहल्लेदार डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में होंगे। जो सर्विसेज हम आपको यूट्यूब चैनल के थ्रू दे रहे हैं वो तो बहुत कम लकी स्टूडेंट्स होंगे पाकिस्तान में जिनको वो फैसिलिटीज मिल रही होंगी। आपकी पूरी क्लास को वहाँ रेप्लिकेट, यानी पूरे कोर्स को रेप्लिकेट किया हुआ है अभी तक, है ना। और अल्लाह करेगा इंशाल्लाह एंड तक मैसी कर देंगे, वो सारा कोर्स वहाँ पर मौजूद होगा। आप जब चाहें पढ़ सकते हैं, जब चाहें आप कोई भी लेक्चर सुन सकते हैं, आपकी क्लास डिस्कशन भी देख सकते हैं, और अगर चाहें तो आप जो मेरे स्मॉल लेक्चर्स हैं P&S बॉन्ड से लेकर P&S 30, 31 तक जितने भी हैं अभी तक, वो शॉर्ट लेक्चर्स हैं। ये सारी बातें उनमें बताई गई हैं, वही असल में हमारा कोर्स चल रहा है। ये क्लास डिस्कशन तो उनकी रेपिटेशन, उनकी रेसिटेशन, उनकी डिस्कशंस हैं। असल में वो जो P&S नामी लेक्चर्स चल रहे हैं मेरे चैनल के ऊपर, देखते रहते हैं ना चैनल, मैं लिंक भी शेयर करता रहता हूँ, अपडेटेड लिंक शेयर करता रहता हूँ। वही हमारा कोर्स चल रहा है। वो तकरीबन 80 के करीब होंगे, 70 से लेकर 80 के दरमियान तक बाय द एंड ऑफ द कोर्स होपफुली। ये 2 क्रेडिट्स का कोर्स है, होना इसको 3 का चाहिए था वैसे, है ना, 3 का होना चाहिए था, लेकिन चले मेरे पास 2 का है तो हम इसको 2 के हिसाब से पढ़ेंगे। हाँ थोड़ा सा दरवाजा खोल दें। अच्छा, उसके बाद एक और बड़ी इंटरेस्टिंग टर्म है, उसको बोलते हैं सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस का मतलब ये होता है कि इट्स अ यूनियन ऑफ ऑल EIs, सिंपल इवेंट्स। EI हमने क्या कहता है, क्या है, सिंपल इवेंट। सिंपल इवेंट यानी अगर आप कॉइन टॉस करते हैं, तो फिर आपके पास और इसे कहते हैं क्या है, इसे कहते हैं कैपिटल S। कैपिटल S स्टैंड्स फॉर सैंपल स्पेस। तो कैपिटल S ठीक है, E1 यूनियन E2 है, और इन केस ऑफ अ डायरोल S क्या है, E1 यूनियन E2 यूनियन E3 यूनियन E4 यूनियन E5 यूनियन E6। ठीक है, बोले सैंपल स्पेस। इनमें से हर इवेंट जो हम बता रहे हैं इनके अकर होने का कोई चांस होगा, है ना। इवेंट्स हमने इस तरह डिस्कस किए। फॉर एग्जांपल एक डायरोल है, डायरोल में हेड के अकर होने का कोई चांस होगा, टेल के अकर होने का कोई चांस होगा, चांस होगा ना। आप हेड को कॉइन टॉस में भी चांस होगा ना, डायरोल में भी चांस होगा, दोनों में चांस है। आप एक दिन कॉइन टॉस करते हैं, आप टॉस करने से पहले बता सकते हैं कि हेड होगा या टेल होगा। डेफिनेटली बता सकते हैं कि हेड या टेल। हाँ, हम चांस बता सकते, ये तो चांस है, हम डेफिनेट नहीं हो सकते। कॉइन टॉस के टाइम पे हम डेफिनेट नहीं हो सकते कि इस कॉइन टॉस की आउटकम, लेकिन हम ये नहीं बता सकते कि इसकी आउटकम एक हेड है या टेल। लेकिन हम ये बता सकते हैं कि हेड आने का चांस क्या है और टेल अपीयर होने का चांस क्या है। सिमिलरली जब आप डाई रोल कर रहे होते हैं, आप डेफिनेटली ये नहीं बता सकते कि उसकी आउटकम एक
इसकी आउटकम एक 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4, 5 और 6। लेकिन ये बता सकते हैं कि 1 आने का चांस इतना है, 2 आने का चांस इतना है। ये चांस है, ये चांस बनाए कैसे होते हैं? एक फेयर कॉइन था, 50% चांस हेड आने का था, 50% टेल। हमने कैसे जाना कि वो फेयर है? हमने कॉइन लिया और उसको बहुत सारी दफ़ा, इनफाइनाइट दफ़ा टॉस किया, मे बी 5 मिलियन टाइम्स टॉस किया। उनमें से 2.5 मिलियन टाइम्स हेड आ गया, 2.5 मिलियन टाइम्स टेल आ गया। तो हमने क्या कहा कि ये क्या है? हमने क्या कहा कि ये क्या है? हमने कहा ये फेयर कॉइन है। फेयर कॉइन है, फेयर मतलब जिसमें जो फेयर हो, हेड आने का चांस उतना ही है जितना टेल अपीयर होने का चांस है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ए, जबकि एक कोई सिंपल इवेंट भी हो सकता है और एक कॉम्प्लेक्स इवेंट भी हो सकता है, एक इवेंट भी हो सकता है। सपोज कर लें प्रोबेबिलिटी ऑफ अ सिंपल इवेंट ई आई, of a simple event EI is frequency of EI divided by n, where n is number of times the experiment was repeated, where n approaches infinity. मतलब approaches infinity का मतलब है बहुत ज्यादा दफा ये एक्सपेरिमेंट किया गया। फॉर एग्जाम्पल कॉइन टॉस, फॉर एग्जाम्पल एक कॉइन टॉस के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या होगा? E1 है probability, E1 है E1 है the event that we observe, the event that we observe a head. तो probability of observing a head क्या होगा? Frequency of EI, frequency of E1, frequency of E1 divided by n, where n is very large, n approaches infinity, n is very large. यानी इस तरह भी कहा, अब में भी आपने 10 मिलियन टाइम्स किया, टॉस किया और आपको 5 मिलियन टाइम्स हेड्स मिल गए, तो ये होगा 5 मिलियन डिवाइडेड बाय 10 मिलियन, 0.5. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग अ हेड इज 0.5. सही है? और साथ में आप एक और स्टेटमेंट भी देंगे, अगर ऐसा हो गया तो साथ में आप एक और स्टेटमेंट भी देंगे, क्या भला, कि इट इज अ फेयर कॉइन। फेयर क्या होता है? जिसमें हेड अपीयर होने के चांस उतना ही हो जितना टेल के अपीयर होने का है, इक्वल 0.5 जी जनाब। जी कितनी दफा हेड अपीयर हुआ, कितनी दफा हमने टॉस किया? अभी हमने 10 मिलियन टाइम्स टॉस किया था, 5 मिलियन टाइम्स हमें हेड मिल गया। लेकिन प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए हम बहुत लार्ज एन को ट्राई करते हैं। ठीक है, बहुत लार्ज एन को, वेरी लार्ज वैल्यूज ऑफ एन। ये नहीं हो सकता कि हम कहें कि हमारे पास एक कॉइन था, हमने उसको 100 टाइम्स टॉस किया, हमें 100 टाइम्स टॉस किया, 50 हेड्स मिल गए, हम कहें हेड आने की प्रोबेबिलिटी 50.5 है, 50 over 100 पॉइंट, ऐसा नहीं हो सकता, ये गलत होगा क्योंकि एन बहुत लार्ज नहीं है। नंबर ऑफ टाइम्स आप जिससे आप कॉइन को टॉस कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए फ्रीक्वेंसी ऑफ द इवेंट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ टाइम्स एक्सपेरिमेंट वाज रिपीटेड, और टोटल बिलियंस में। आइडियली इसको इन्फिनिटी होना चाहिए, बहुत ज़्यादा होना चाहिए, बहुत ज़्यादा होना चाहिए। आइडियली इसको इन्फिनिटी होना चाहिए, तभी आप प्रोबेबिलिटी बता सकते हैं, अदरवाइज वो प्रोबेबिलिटी नहीं होगी, या अगर हम उसे प्रोबेबिलिटी कहेंगे तो वो हम गलत होंगे। हाँ, सैम्पलिंग मतलब जैसा आप कह रहे हैं बिलियंस ऑफ टाइम्स वो हो, तो उससे अगर हम कम टाइम करके अपना एक एस्टिमेट लगा लेंगे, अगर हम बिलियन टाइम्स करें तो ये एस्टिमेट किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए भी लार्ज वैल्यूज ऑफ एन के लिए। ये नहीं हो सकता कि आप कहें जी मैं 10 टाइम्स टॉस करता हूँ, 5 टाइम्स हेड आता है तो मैं कहूँ जी ये फेयर कॉइन है। इनफैक्ट अगर आपके पास एक फेयर कॉइन हो भी
डेफिनेट है फेयर कॉइन है। आप उससे 10 टाइम्स टॉस करें, आपको 5 हेड्स तो नहीं मिलेंगे हर दफा, कि तो 6 मिल जाएंगे, कि तो 4 मिल जाएंगे, 5 हेड्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए, अगर आप प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आपको लार्ज एंड ट्राई करना है। नहीं, हम आपको ये थोड़ी कहेंगे एग्जाम में आप प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करें, हमें आपका एहसास है, हम बिल्कुल आपको ये नहीं कहेंगे। ऐसा ना हो एग्जाम का टाइम खत्म हो जाए, आप प्रोबेबिलिटी का, हम आपको हाथ में कॉइन पकड़ा दें और हमको टॉस करते रहें और आप कॉइन टॉस करते रहें। जी 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 जी, हाँ बिल्कुल। अगर हम वाकई जानना चाहते हैं कि एक गिवन कॉइन फेयर है या नहीं, तो इट नीड्स अ लॉट ऑफ वर्क, मतलब इट्स नॉट सिंपल। गिवन अ कॉइन, अगर आपसे कोई कहें कि आप मुझे बता दें कि इसमें हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, आप उसे सिर्फ इतना बता दें कि एक फेयर कॉइन है या नहीं, इट नीड्स अ लॉट ऑफ वर्क। आसान नहीं, उठा एग्जैक्टली यही करने लगे, यही बताने लगा। डाई रोल के लिए अगर वो फेयर हुआ तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 would be 1/6. Probability of E2 would also be 1/6. And finally, probability of A6 would be 1/6. प्रोबेबिलिटी के लिए एक चीज आप देख रहे हैं और आप इसको बड़े आराम से सेकंड कर सकते हैं कि इसके दो बड़े अच्छे एक्सियम्स हैं, पोस्टुलेट्स हैं। फैक्ट्स हैं, वो ये कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट is between 0 and 1, 1 से ग्रेटर नहीं होगी कभी भी। Probability of an event is between 0 and 1. Secondly, जितने भी आपके पास किसी भी सैंपल स्पेस में सिंपल इवेंट्स हैं, अगर आप सबकी प्रोबेबिलिटी को ऐड कर दें तो आंसर 1 हो जाता है। अगर आपके पास ये हमने एक फेयर कॉइन बनाया था, हेड आने की प्रोबेबिलिटी 0.5 थी, टेल की 0.5, दोनों को ऐड करें 0.5 प्लस 0.5 पॉइंट, इधर एक डाई रोल के लिए 1/6 है, प्लस 1/6, 6 टाइम्स 1/6 को ऐड करें तो 6/6 1। मुझसे पूछा करें क्वेश्चन, आप एक दूसरे से क्यों पूछते हैं? एक्सियम्स मतलब फैक्ट्स अबाउट प्रोबेबिलिटी। उससे क्यों पूछ रही थी? उससे पूछ रही थी। अच्छा, उसे वो भी आपसे पूछती है ना, वो कहती है एक बच्चे से मैंने पूछा, फिर उससे क्यों पूछते हो साथ वाले से? तुम मुझसे पूछ लिया करो। एक बच्चा है, मैंने उससे पूछा कि तुम साथ वाले से क्यों पूछते हो? अच्छा, वो कोई बात नहीं, फिर भी पूछ सकते हैं। एक बच्चा था, उससे मैंने पूछा कि जब तुम्हें कोई क्वेश्चन पूछना होता है तुम साथ वाले से क्यों पूछते हो, तुम मुझसे क्यों नहीं पूछते? वो कहता सर वो भी तो मुझसे पूछता है, जब उसे कोई चीज समझ नहीं आती वो भी तो मुझसे पूछता है। मैंने कहा हाँ, ये बात काफी लॉजिकल है कि वो भी तो पूछता है, अगर वो पूछते तो फिर आप भी पूछें। अच्छा, तो ये ब्रेक थी। ये मतलब कोई भी किसी भी सिंपल इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के दरमियान होगी। 1 से ग्रेटर नहीं हो सकती, 0 से लेसर नहीं हो सकती, नेगेटिव नहीं हो सकती, 1.1 नहीं हो सकती, 0 और 1 के दरमियान होगी। 1/6 एक नंबर है जो कि 0 और 1 के दरमियान है, 0.166 होगा। सारे सिंपल इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी को ऐड कर लें सैंपल स्पेस में जितने भी हैं तो 1 है। किसी भी केस में करके देख लें। हम कोई एक इवेंट डिफाइन करते हैं। We define an event A that एग्जाम्पल है। अब हम एक इवेंट डिफाइन करें जो कि सिंपल है। अब हम एक एग्जाम्पल है कि we toss 2 coins
और आपसे ये पूछा हुआ है कि लिस्ट ऑल EIs, आपने सारे EIs लिस्ट कर देने। दो कॉइन्स को टॉस करने के लिए करने के जो EIs होंगे, यानी सैंपल स्पेस क्या होगी। अगर आप दो कॉइन्स को टॉस करते हैं, सैंपल स्पेस मतलब सारे इवेंट्स, सेट ऑफ ऑल इवेंट्स, वो सैंपल स्पेस होगी। एक कॉइन को टॉस करने के लिए सैंपल स्पेस क्या है? सैंपल स्पेस है E1 या E2, E1 E2, ठीक है, E1 यूनियन E2 सैंपल स्पेस है। लेकिन अगर दो कॉइन्स को टॉस करें, सैंपल स्पेस क्या है? इवेंट सिंपल इवेंट्स क्या है? 4 होंगे, यानी कॉइन 1 है, बिल्कुल सही है, कॉइन 1 है, ये कॉइन 2। कॉइन 1 पे अगर हेड आ गया तो कॉइन 2 पे हेड भी हो सकता है, टेल भी हो सकता है, और कॉइन 1 पे अगर टेल आ गया तो कॉइन 2 के ऊपर हेड भी हो सकता है, टेल भी हो सकता है। एक कॉइन टॉस किया, कॉइन 1, उसके बाद दूसरा कॉइन टॉस किया, उस पर हेड भी हो सकता है, टेल भी हो सकता है। तो कॉम्बिनेशन बन सकता है HH हेड हेड, HT हेड टेल, TH टेल हेड, TT TT टेल टेल। सही, 4 इवेंट्स बन गए। अज्यूम करते हैं ये सब इक्वली लाइकली हैं, सबके अकर होने के चांस इक्वल है, तो इन सब की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? Probability of this event head head is 1/4. Probability of head tail is 1/4. Probability of tail head is 1/4. Probability of tail tail is also 1/4. ठीक है जी। तो ये पीछे वाला रेसी करते हैं, इसकी जरूरत नहीं है ट्री की, इस ट्री की जरूरत नहीं है। तो ये अब आपके पास लिस्ट ऑफ सैंपल्स, ये आपकी सैंपल स्पेस है S। इस सैंपल स्पेस में 4 इवेंट्स हैं, HH HT TH TT, 4 इवेंट्स हैं, हर एक की प्रोबेबिलिटी आपको पता है। ऐड करते हैं तो सैंपल स्पेस में प्रेजेंट सारे इवेंट्स की प्रोबेबिलिटीज को ऐड करें तो आंसर 1 होना चाहिए। हर इवेंट की प्रोबेबिलिटी बिटवीन 0 और 1 होनी चाहिए, वो भी है 1/4, 0.25 है, एक नंबर है जो कि बिटवीन 0 और 1 है। सही है। अच्छा, अब एक इवेंट हम डिफाइन करते हैं A, जो कि है प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग एग्जैक्टली क्या बनाने की ट्री। तो हाँ, ये भी कॉमन है, बना सकते हैं। मतलब अगर आप बिगनर है तो आपको ट्री बना लेना चाहिए। अगर आप बिगनर है, बिगनर मतलब अभी आपने स्टार्ट किया पढ़ना, तो बना लेना चाहिए। एक इवेंट डिफाइन करते हैं। इवेंट A is that we obtain at least हाँ जी जी एग्जाम्पल है, अरे ये भी नहीं बता हूँ, जब होगी तो मैं बता देता हूँ। प्रोबेबिलिटी ऑफ obtaining at least one head, at least one head मतलब एक ये इवेंट है E1 कह लें इसको, एक ये इवेंट है और एक ये इवेंट। एटलीस्ट वन हेड का मतलब क्या होता है कि कम से कम एक हो, ज्यादा भी हो सकते हैं। एटलीस्ट वन स्टूडेंट, अगर मैं कहूँगा मैं क्लास पढ़ाऊंगा, क्लास में एटलीस्ट वन स्टूडेंट हो तो मैं क्लास पढ़ाऊंगा, 2 हुए तो भी पढ़ाऊंगा ना, 3 हुए तो भी पढ़ाऊंगा। एटलीस्ट वन का मतलब है कम से कम एक तो हो, कम से कम एक इसमें है, इसमें है, इसमें है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A हो गया 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4, 3/4। अगर ये होता है एक इवेंट B, obtaining of at least one tail, probability of at least one tail, ये इवेंट 3/4 ही होता। एक इवेंट C डिफाइन करता हूं,
यही कर देता हूं, ऑब्टेनिंग एग्जैक्टली वांटेड। एग्जैक्टली वन टेल यहां है और यहां है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी होगा 1/4 प्लस 1/4, 2/4 या 1/2। अब यहाँ एग्जाम्पल खत्म हो गई है। अगर इस एग्जाम्पल से कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले, फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल पढ़ते हैं। डिफरेंट इवेंट्स की प्रोबेबिलिटीज जानना चाहते हैं हम डिफरेंट इवेंट्स की प्रोबेबिलिटीज जानना चाहते हैं। हमने बताया था कि एक सिंपल इवेंट होते हैं, इसमें ये लिस्ट ऑफ सिंपल इवेंट्स है, एच 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 टी टी एच और टी टी। उसके अलावा कोई भी इवेंट आप बना सकते हैं। मैं अगर 2 डाइस हो और उनको हम साइमल्टेनियसली, बुक में है एग्जांपल, वी टॉस वी रोल 2 डाइस, तो लिस्ट ऑफ ऑल EIs, तो सैंपल स्पेस होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 1 होगी 1/36, 1 2 ये भी 1/36, 1 3 1 4 1 5 1 6, फर्स्ट पे 1, सेकंड पे 1, फर्स्ट पे 1 सेकंड पे 2, फर्स्ट पे 1 सेकंड पे 3, फर्स्ट पे 1 सेकंड पे 6। फिर यहाँ पे मैं 3 डॉट्स लगा दूं, ट्री लगा के बता देते हैं। आपने खुद ही कहा था ट्री नहीं बनाना। 6 6 और 36 64 क्यों? देखें, हम 2 डाई रोल करते हैं, हम 2 डाई रोल करते हैं, 2 डाइस रोल करते हैं, फर्स्ट के ऊपर 1 आया, इस फर्स्ट के ऊपर 1 आने के वर्सेस सेकंड के ऊपर 1 भी हो सकता है। जब सेकंड को ट्राई किया, सेकंड के ऊपर 2 भी हो सकता था, 3 भी हो सकता था, 4 भी हो सकता था, 5 भी हो सकता था, 6 भी हो सकता था। फर्स्ट पे 2 आया, उसके वर्सेस सेकंड पे 1 भी हो सकता था, 2 भी हो सकता था, 3 भी हो सकता था, 4 भी हो सकता था, 5 भी हो सकता था, 6 भी हो सकता था। चलते चलते मैंने डॉट्स लगा दिए, मैं सारे नहीं ड्रॉ कर रहा। 6 आ गया, 2 के बाद 6 नहीं आ जाएगा, 2 के बाद 3 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 5 आएगा। मैं डॉट लगा के, डॉट इसलिए लगा रहा हूँ कि आप खुद बना लीजिएगा। वन टू थ्री 4 5 6, ठीक है जी। तो कितने कॉम्बिनेशन बन गए? ये 6, ये 6, ये 6, ये 6, ये 6, ये 6, 6 6 आर 36। तो हर एक की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 1 is 1/36. Probability of 1 2 is 1/36. Probability of 1 6 is 1/36. Probability of 2 1 is also 1/36. 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 सबकी 1/36. Probability of 3 1 is 1/36. चलते चलते probability of 6 6 is also 1/36. ये बुक में है मेरा ख्याल एग्जांपल, ये सेम एग्जांपल बुक में है। अच्छा जी, एक और एग्जांपल है। आपके पास एक बॉक्स है, एक और एग्जांपल है, आपके पास एक बॉक्स है, उसमें 2 रेड कैंडीज हैं और एक
सही है, 2 रेड्स हैं 1 येलो, 2 रेड्स 1 येलो। आपने क्या करना है, आपने ये करना है कि रैंडमली आपने एक पिक करनी है। अगर आप एक पिक करते हैं, अगर आप इनमें से एक कैंडी पिक करते हैं तो कैंडी के अपीयर होने का कोई चांस होगा। आपके पास कौन सी कैंडी आएगी, रेड कैंडी आएगी या येलो आएगी, कौन बताएगा? ज़्यादा चांस है। हम डेफिनेटली कुछ भी नहीं कह सकते। अगर हम देख नहीं रहे, सपोज कर ले हम देखते नहीं है, हम इधर मुंह करके ऐसे करके कैंडी उठाते हैं, देखना नहीं है आपने, सही है, बात समझ आ रही है आपको? आप इधर मुंह किया हुआ है आपने, आप ऐसे करके कैंडी उठा लेते हैं, आपके पास रेड आएगी या येलो आएगी? कोई भी आ सकती है, हम डेफिनेट नहीं हो सकते। हम देख रहे हो तो और बात है, ना देख रहे हो तो फिर हम डेफिनेट नहीं हो सकते। रेड भी हो सकती है, येलो भी हो सकती है। रेड आने का कितना चांस है, इसे पाउंड ना रखें केबल पे, आगे करते हैं इसको। 2/3 है, रेड आने का चांस ज्यादा है, 2/3 है। येलो आने का चांस है लेकिन वो कम है। बिल्कुल सही। अगर आप यहाँ से एक बॉल पिक करते हैं, एक कैंडी पिक करते हैं, तो प्रोबेबिलिटी कि वो रेड हो वो है 2/3, और इस बात की प्रोबेबिलिटी कि रेड की येलो कैंडी आपके हाथ आ जाए उसकी प्रोबेबिलिटी है 1/3। और अगर आप दोनों को ऐड कर दें तो 1 आ जाती है। तो फर्स्ट कैंडी पिक करने की, फर्स्ट कैंडी पिक करना, अगर एक स्पेस है तो स्पेस में 2 इवेंट्स हैं, और अगर आप एक कैंडी पिक करते हैं, अगर इसमें कहते हैं कि आप एक कैंडी पिक करते हैं, इसके अंदर 2 सिंपल इवेंट्स हैं, ऐसा करने के 2 सिंपल इवेंट्स हैं इस प्रोबेबिलिटी स्पेस में, इसकी प्रोबेबिलिटी, इसकी सैंपल स्पेस में 2 सिंपल इवेंट्स हैं, एक P ऑफ R है, एक P ऑफ येलो है, P ऑफ रेड 2/3 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो 1/3 है, दोनों को ऐड करते हैं तो 1 हो जाता है। ठीक हो गया? लेकिन क्वेश्चन में ये नहीं पूछा हुआ, क्वेश्चन में ये नहीं पूछा हुआ, क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, इससे थोड़ा सा ज्यादा नहीं है, मतलब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। उसमें ये पूछा हुआ है कि आप 2 कैंडीज पिक करते हैं और आप विदाउट रिप्लेसमेंट करते हैं। जब आप एक कैंडी पिक करते हैं आप उसको वापस नहीं रखते, वो आपके हाथ नहीं है अभी, और फिर आप दूसरी कैंडी पिक करते हैं। ठीक है? फिर डिपेंड करता है कि सेकंड कैंडी, फर्स्ट कैंडी तो आपको पता लग गई, सेकंड कैंडी फिर डिपेंड करता है कि आपके पास फर्स्ट कैंडी क्या आई थी। हाँ, असल में बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा कि ये जो इवेंट, ये जो हमने अब सिचुएशन बताई है, इसके लिए हमें लिस्ट ऑफ सिंपल इवेंट्स लिस्ट करने चाहिए, इसके लिए हमें सिंपल इवेंट्स लिस्ट करने चाहिए, EIs लिस्ट करने चाहिए इस एक्सपेरिमेंट के लिए। ये जो हमने एक्सपेरिमेंट बताया है, हाँ, ट्री बना के हम कर सकते हैं, बहुत आराम से हम ट्री बना के इसके लिस्ट ऑफ सिंपल इवेंट्स क्रिएट कर सकते हैं अगर हमने 2 कैंडीज पिक करनी हो। ये है आपके पास ड्रॉ 1, ड्रॉ कर रहे हैं ना, कैंडी निकाल रहे हैं ना, ड्रॉ कर रहे हैं, ड्रॉ 1, ये है आपका ड्रॉ 2। बिल्कुल इसी तरह है जिस तरह हमने यहां बताया था कॉइन 1 या डाई 1 डाई 2। ये ड्रॉ 1 ड्रॉ 2। ड्रॉ 1 अगर आपने किया, आप देख नहीं रहे, आपके पास रेड आ गई, ठीक है, R1 आपने पिक करनी, सपोज कर लें R में से भी R1 आपने पिक करनी, तो अब आपके पास ड्रॉ 2 के लिए क्या चांसेस हैं? R2 हो सकते हैं, R1 नहीं हो सकता, R1 तो आपने ड्रॉ कर ली थी, आपने वापस नहीं रखी, तो आपने वापस नहीं रखी, ठीक है। अच्छा, दूसरी ऑप्शन ये हो सकती थी कि जब आपने फर्स्ट ड्रॉ किया तो आपके पास आ गई R2, अब आपके पास क्या है, सेकंड के लिए ऑप्शंस हैं R1 और येलो, और थर्ड ऑप्शन ये कि आपने फर्स्ट ड्रॉ किया तो आपके पास येलो आ गई, फिर आपके पास या R1 आ सकती है या R2 आ सकती है। तो अब आपके पास लिस्ट ऑफ इवेंट्स बन गए, लिस्ट ऑफ सिंपल इवेंट्स बन गए, R1 R2 R1 येलो, R2 R1 R2 येलो, Y R1 Y R2। तो और अगर ये सब इक्वली लाइकली हैं तो R1 R2 की प्रोबेबिलिटी हो गई 1/6, R1 येलो की हो गई 1/6, R1 R2 R1 की हो गई 1/6, R2 येलो की हो गई 1/6, येलो R1 की हो गई 1/6, येलो R2 हो गई 1/6। सर 1/3 होगी कि दोनों रेड हो?
ठीक हो गया, ये बन गई लिस्ट ऑफ सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस में सारे हमने लिस्ट ऑफ सिंपल इवेंट्स हमने लिस्ट कर दिए हैं, सारे सिंपल इवेंट्स की एक लिस्ट बना दी है। अब ये देखते हैं कि ये सिंपल इवेंट्स जो हमने बनाए हैं, हमसे पूछता क्या है, हमसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ कैंडीज आर रेड, बोथ कैंडीज आर रेड, प्रोबेबिलिटी दैट, हाँ ये हमने सैंपल स्पेस बनाई है, लिस्ट ऑफ सिंपल इवेंट्स है ये सैंपल स्पेस है एस, सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस क्या होती है, जिसमें सारे सिंपल इवेंट्स होते हैं, ये सैंपल स्पेस है। अब हम एक इवेंट डिफाइन करते हैं दैट बोथ आर रेड, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, एक ये है जिसमें दोनों रेड हैं, एक ये 1/6 प्लस 1/6 1/3। अच्छा यहां मैंने इतना ही लिखा हुआ है, लेकिन हम इसे और भी बना सकते हैं दैट we draw candies and they both are yellow, zero zero yellow आई नहीं, दोनों येलो नहीं है, ठीक है। अच्छा probability that at least one is red, एटलीस्ट एक तो हो ना, दूसरी जो मर्जी हो जाए, दूसरी रेड भी हो सकती है येलो भी हो सकती है, R1 R2 एक तो हो, इसमें भी एक है 1/6, सब में ही है, ओए 1 एटलीस्ट एक तो आती, क्यों आती है एक, क्यों एक आती है, क्योंकि येलो एक ही है ना, येलो एक है, एक तो रेड आनी है नहीं है, ठीक हो गया। अच्छा probability that at least one is yellow, 4/6 at least one is yellow, ये 2 3 4 1/6 times 4 2/3। ये कॉम्बिनेशन, ये क्वेश्चन डिपेंड करता है कि उससे एक ही पूछ रहे, उससे दो पूछ रहे, तीन पूछ रहे, ये तो इवेंट्स हैं जो कि कंपोज्ड ऑफ सिंपल इवेंट्स हैं। अगर आप इनको देखें ना, ये कंपोज्ड ऑफ सिंपल इवेंट्स हैं, दे बोथ आर रेड, ये कंपोज्ड है प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस E3। अगर ये E1 है, E2 है, E3 E4 E5 E6, तो E1 प्लस E3, ठीक है। तो ये इवेंट्स हैं जो कि सिंपल इवेंट्स का कॉम्बिनेशन है। अब ये जो हमने इतने सारे ये रूल्स बनाए हैं, ट्री बनाए हैं, अगर हमारे पास ऐसा हो कि बहुत सारे, इसके अंदर बहुत सारी कैंडीज हो, मे बी 500 कैंडीज हो इस बॉक्स के अंदर, रेड कैंडीज हो, और 200 येलो कैंडीज हो, और हम सारी रेड कैंडीज को नंबर लगा दें, R1 R2 R3 अप टू, कितनी बताइए मैंने, 500 R500, ठीक है, इसके अंदर हो, और 3 अप टू R500, और येलो भी बहुत सारी हो, और चलते 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 ये येलो 1 में भी ये 100, इतनी सारी कैंडीज हो। जल्दी से ट्री तो बना दें। नहीं, वो तो सारे इवेंट्स की, जब सारे लिस्ट ऑफ सिंपल इवेंट्स बनेगी तो फिर सबको हम कहेंगे सब इक्वली लाइकली हैं और सबको एक जैसी प्रोबेबिलिटी साइन करेंगे, लेकिन पहले अभी ट्री तो बना दें जरा मुझे।
5:2 कोई बना सकता है? 500 रेड कैंडीज हैं, 100 येलो हैं, R1 फर्स्ट कैंडी R1 आ गई फॉर एग्जांपल, आपने 2 पिक करनी थी, फर्स्ट कैंडी R1 आ गई, तो ट्री कुछ इस तरह का बनेगा। मैं बनाने की कोशिश करता हूँ। चलिए इनको सिंपलीफाई करके 5:1 से नहीं बना सकते है 5:1 से, अभी बताता हूँ कितने कॉम्बिनेशंस बनेंगे। R1 फर्स्ट कैंडी है, सेकंड कैंडी हो सकती है R2, R3, R500, येलो 1 अप टू येलो 100। हंस रहे हैं सारे, वो कह रहे हो साथ पागल हो गया। R2, ओए होए होए, ओए होए होए, मरे गए भाई। और येलो 100, हम तो बूढ़े हो जाएंगे ये बनाते बनाते। मैं तो पहले ही बूढ़ा हूँ, आप लोग भी बूढ़े हो जाएंगे। सर बेटा ये हम नंबरिंग ना करें और रेशो के साथ कर लें इसको। ओए होए होए, बड़ा मसला पड़ गया, अब क्या करें? अगर हम ये जानना चाहें कि ऐसे कितने इवेंट्स बन सकते हैं, ऐसे कितने इवेंट्स बन सकते हैं, तो वो आसान है। वो उसके लिए एक रूल हमारी हेल्प करता है, एक न्यूमेरिकल रूल है। एक न्यूमेरिकल जिस टाइप करें रेशो बना लें, एक फॉर्मूला हमारी हेल्प करता है जो हमें ये सारे कॉम्बिनेशंस बना के दे देता है। R1 R2 R1 R2 R1 R3 ये कितने होंगे, ये हमें फॉर्मूला बनाकर दे देगा। ये इस फॉर्मूला को बोलते हैं, इस फॉर्मूले का एक नाम है जिसको स्टैटिस्टिक्स की दुनिया में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, उसका नाम है परम्यूटेशंस। परम्यूटेशंस का फॉर्मूला शायद एफएससी में भी पढ़ते हैं। मैट्रिक में भी एक कोर्स है, 9th 10th क्लास में भी है। परम्यूटेशन का मतलब होता है कि इट गिव्स यू द वेज इन विच, ये आपको तरीके बताता है कि कितने तरीकों से इन विच आर items can be picked from n items। r आइटम्स उठाने हैं टोटल n आइटम्स है। कितने वेज में आप ऐसा कर सकते हैं? when the order is important। ऑर्डर मतलब हुक्म, तरतीब। when the order is important मतलब कि जो R1 R2 है, R1 R2 एक परम्यूटेशन है which is not equal to R2 R1। R1 R2 एक है, R2 R1 एक और है, ये दोनों एक नहीं है। R1 R2 ऑर्डर इंपॉर्टेंट है ना। कोई कह नहीं जी R1 R2 आप दो कैंडीज हैं, R1 एक R2 है, एक R2 R1 है, आप इनको एक ही क्यों नहीं समझ लेते? हम ये नहीं, परम्यूटेशन से केस में हम इनको एक नहीं समझेंगे, आगे हम कॉम्बिनेशंस पढ़ेंगे उस केस में हम इनको एक ही समझेंगे, लेकिन अभी नहीं, अभी ये अलग है। R1 R2 R1 के इक्वल नहीं है, ये अलग है, डिस्टिंक्ट है। तो जनाब एक फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है जो मुझे बता देता है कि ऐसे कितने कॉम्बिनेशंस बनेंगे। वो बड़ा आसान फॉर्मूला है, उसको बोलते हैं NPR फॉर्मूला, जो कि है n फैक्टोरियल ओवर n माइनस r फैक्टोरियल। ये पीछे वाली दो लाइट्स तो बंद कर दें, वो वाली दो लाइट्स बस ठीक नहीं, आगे वाली जला दें, आगे वाली तो मुझे चाहिए, ये वाली दो वो बंद कर दें, पीछे वाली बस ठीक हो गया। अच्छा ये वाला फैन बंद कर दें, क्योंकि इससे लैपटॉप हिलता है।
और फिर हमारी वीडियो हिलती है, और बाद में फिर जब हम देखते हैं तो हमें अच्छी नहीं लगती है, पर आंखों को तकलीफ होती है। अगर हिलती हुई वीडियो हो ना तो उससे आंखों को तकलीफ होती है, बोर्ड अगर हिल रहा हो ना ऐसे तो हमें अच्छा नहीं लगता, हम बंद कर देते हैं। अच्छा जी, NPR इज n फैक्टोरियल ओवर n माइनस r फैक्टोरियल। आपके पास है टोटल 500 प्लस 100 600 आइटम्स हैं। आप उनमें से कितने पिक करना चाहते हैं? 2। 600 आइटम्स हैं, 2 पिक करना चाहते हैं। आप कहेंगे 600 फैक्टोरियल ओवर 600 माइनस 2 फैक्टोरियल, 600 फैक्टोरियल ओवर 598 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल क्या होता है? फैक्टोरियल ये होता है, फैक्टोरियल हमने पता नहीं शायद अपना स्कूल में पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं, स्कूल में पढ़ते हैं फैक्टोरियल। फैक्टोरियल होता है 3's factorial is 3 times 2 times 1. 2's factorial is 2 times 1. 4's factorial is 4 times 3 times 2 times 1. 5 factorial is 5 times 4 times 3 times 2 times 1. N factorial is n times n minus 1 times n minus 2 times n minus 3 times चलते 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 2 times 1। ऐसे ही है ना, ये फैक्टोरियल है। क्वेश्चन, कोई भी n है, फॉर एग्जांपल 10, कोई भी n जनरल, 10 फैक्टोरियल इज 10 times 10 minus 1, 9 times 10 minus 2, 8 times 10 minus 3, 7 times 7 times 6 times 5 times 4 times 3 times 2 times 1। ठीक हो गया? तो आप इससे ये वेस्ट बना सकते हैं, जो बन नहीं रहे थे हमसे। कितने बने? 3594000 3594000 इतने वेस्ट बने। ये बड़े मजे की चीज है, परम्यूटेशंस। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक और परम्यूटेशन की एक और एग्जांपल मैंने सॉल्व की। हाँ, ये फॉर्मूले से हमें ट्री से बच जाते हैं। फॉर्मूला हम कब इस्तेमाल करते हैं? जब बहुत ज्यादा। हाँ, मैं वही करने लगा था अभी, मैं एग्जैक्टली वही करने लगा था। 2 पे करने के लिए 3 आइटम्स है और 2 पे करना चाहते हैं तो 6 बनते हैं। आप कर सकते हैं ना, मैं वही करने लगा था कि अगर हमारे पास हम रिग्रेस कर जाते हैं अपनी उसी एग्जांपल को जहां से हमने स्टार्ट किया था। हम वापस वहीं आ गए, उसी एग्जांपल पे आके जहां से हमने स्टार्ट किया था, R1 R2 और येलो। हम वहीं आ गए। अब फातिमा है आपका नाम? सुमेरा का क्वेश्चन है कि क्या ये जो फॉर्मूला है, ये जब हमने ट्री बना के सॉल्व किया था, अगर हम ट्री ना बनाते तो ये काम करता था? हाँ करता था, क्यों नहीं करता था? NPR 3 आइटम्स हैं, आप आप R की जगह पर 2 पुट कर दें, 2 पिक करना चाहते हैं, 3 फैक्टोरियल ओवर 2 3 माइनस 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल ओवर 1 फैक्टोरियल 1 ही होता है, 3 फैक्टोरियल होता है 3 टाइम्स 2 टाइम्स 1। तो यही तो बने थे, 6 कॉम्बिनेशन ही बने थे, इनफैक्ट परम्यूटेशन बने थे। जी जी हाँ जी, सारी बात क्वेश्चन पूछने वाला आपसे ये पूछेगा कि आप ट्री बना दें, या वो आपसे कहेगा ट्री ना बनाएं फॉर्मूला से। तब इस वक्त इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप ये जानते हैं कि आप ये जान सकें कि ट्री ट्री से जो आप कॉम्बिनेशंस बनाते हैं, आप उनको परम्यूटेशंस के एक फॉर्मूला में पुट करके आसानी से बना सकते हैं। और परम्यूटेशंस के फॉर्मूला आपको उस वक्त हेल्प करता है बहुत ज्यादा कॉम्बिनेशन जो हाथ से बनाते बनाते बूढ़े हो जाएंगे, तो परम्यूटेशन के फॉर्मूला से आप क्विकली बना लेते हैं। इस वक्त ये इंपॉर्टेंट बात है। एक और इसी तरह की एग्जांपल है, बुक में है, मैंने भी लिखी, कुछ नहीं है, इसी तरह की आपके पापा ने हाँ?
एक कॉम्बिनेशन तो पढ़ ले, परम्यूटेशन साथ कॉम्बिनेशन ना पढ़े ना तो परम्यूटेशन जब पढ़े ना जिंदगी में कभी भी परम्यूटेशन, हम परम्यूटेशन पढ़ रहे हैं ना, इसके साथ अगर इसकी एक सिस्टर है उसका नाम है कॉम्बिनेशन, या ब्रदर कह लें आप, इसकी एक सिस्टर या इसका एक ब्रदर है उसका नाम है कॉम्बिनेशंस। अगर इन दोनों को इकट्ठा ना पढ़े क्लास में तो गुनाह मिलता है, क्योंकि इनके फॉर्मूलाज बहुत मिलते ही मिलते हैं और एक दूसरे के साथ बहुत रिलेटेड है। तो मेरा ख्याल है कि हम अगर कॉम्बिनेशंस भी तो 5 to 7 मिनट्स में हम फारिग हो जाएंगे। 5 मिनट्स के आप तैयार नहीं है पढ़ने को। परम्यूटेशन से नहीं, वो फिर आपको ख्वाबों में आएगा। परम्यूटेशन ख्वाबों में आएगी रात से। कॉम्बिनेशन ये कहती है कि हाँ कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन से ना पढ़े ना तो कॉम्बिनेशन फिर तो ख्वाबों में आती है, डराती है आगे। इस तरह ना करना, जब जिंदगी में जब भी परम्यूटेशन पढ़ना कॉम्बिनेशन उसके साथ ही पढ़ना। पापा ने आपको ये वो बुक्स से आपके पापा कभी नहीं बुक्स लेकर आए? हम पढ़ते नहीं। ये वैसे बात सही है, सबके पापा ही बुक्स लेकर आते, इनको अपनी बुक की शक्ल मारी। अब ये ज्यादा बुक लगेगी है ना, ऐसे करते ना अगर इतनी ज्यादा बुक लगती है, मुझे समझ आएगी बुक कैसे बनाई जाती है। हम बचपन में बुक बनाते होते थे, लेकिन अब काफी से मैंने बुक बनाई नहीं है, मुझे भूल गई थी, लेकिन अब मुझे याद आ गई इस तरह बुक बनाते। अब ये बुक लग रही होगी है ना, अब ये तीनों बुक लग गई। पापा बुक्स लेके आए हैं आपके पास? पापा ने बहुत पहले आपको बुक शेल्फ लाके दिया था और उसमें आपने बहुत सारी बुक्स रखी हुई हैं, फेसबुक भी उनमें से एक है। फेसबुक तो बुक थोड़ी है, अच्छा, लेकिन बैल किसी बुक से कम भी नहीं है। तो अब आपके पास ना जो स्पेस है वो सिर्फ 2 बुक्स की है। अभी आपने सारी अपनी पसंदीदा बुक्स अपने बुक शेल्फ, ठीक है, सही है। जब पापा बुक्स लेके आए थे ना, मैंने जल्दी से उनके नाम रख दिए, ए बी और सी। अब या मैं ए और बी रख सकता हूँ, या ए सी रख सकता हूँ, या सी ए रख सकता हूँ, या बी ए रख सकता हूँ। कितने कॉम्बिनेशंस बनेंगे? ओह सॉरी, कितने परम्यूटेशंस बनेंगे? 6 परम्यूटेशंस बनेंगे। ए, अगर मैं माजरत साथ ट्री बनाने लगा हूँ दोबारा, अगर आपके फर्स्ट पिक ए हो तो सेकंड पिक बी और सी हो सकती है। अगर फर्स्ट पिक बी हो तो ए और सी सेकंड पिक हो सकती है। अगर फर्स्ट पिक सी हो तो सेकंड पिक आपकी ए और बी हो सकती है। तो आपके पास ए बी एक परम्यूटेशन है, एक ए सी है, एक बी ए है, एक बी सी है। अब देखें, एक परम्यूटेशन ए बी है और एक बी ए बी है, ये दोनों इक्वल नहीं है, अलग अलग है। कि फर्स्ट स्लॉट में आपने ए रखी, सेकंड स्लॉट में आपने बी रखी। बी ए का मतलब ये कि फर्स्ट स्लॉट में आपने बी रखी, सेकंड स्लॉट में ए रखी। तो अगर ये दो डिफरेंट हो, ए बी ए के इक्वल ना हो, तो फिर हम परम्यूटेशन यूज करते हैं। जल्दी से बता दें कि ऐसे कितने परम्यूटेशन बन सकते हैं आपके पास? ए बी, ए सी, बी ए, बी सी ए, सी बी। 6 परम्यूटेशन है, 6 परम्यूटेशन है। इन 6 परम्यूटेशन को हम स्ट्रेट वे एनपीआर के फॉर्मूला में पुट करके भी फाइंड कर सकते थे। जी कोई नहीं, मैं इसको चेंज करके आने वाला हूं कॉम्बिनेशंस। कोई तक तो कोई फर्क नहीं है, लेकिन अब फर्क है, आपके बाद से फर्क। अब मैं
पढ़ाने वाला हूँ combinations, the way in which our items can be picked items when the order isn't important. तो combination सब कुछ वही है जो और R1 R2 is equal to R2 R1 is equal to R2 R1 ये फर्क है. या ए बी इज इक्वल टू बी ए. फिर कितने बनते हैं? फिर कितने कॉम्बिनेशन बनते हैं? परम्यूटेशन तो 6 बन गए हमें नजर आ रहे हैं. ए बी, ए सी, बी ए, बी सी, सी ए और सी बी. अगर ऑर्डर इंपॉर्टेंट ना हो, ए बी बी ए के इक्वल हो तो ये एक हो गया. ए सी सी ए के इक्वल हो, एक और हो गया. बी ए बी के इक्वल है, 3 बन गए. नहीं जरूरी नहीं है कि मतलब इस केस में हाफ हो रहा है, हर केस में हाफ नहीं होता. हर केस में हाफ नहीं होता. तो उसका अपना एक फॉर्मूला है. एन सी आर इज एन फैक्टोरियल ओवर आर फैक्टोरियल टाइम्स n माइनस आर फैक्टोरियल. ये वही फॉर्मूला है एक्सेप्ट कि इसमें एक एडिशनल टर्म है. क्या बोला? आर फैक्टोरियल. ये उधर नहीं थी, बस ये एक आर फैक्टोरियल आपने लगा दिया अगर, तो ये कॉम्बिनेशंस बन गए. जरा पुट करके देखें. 3c हाँ वो तब लगाना है जब परम्यूटेशंस काउंट करने हैं, जब ए बी बी ए के इक्वल है. जब आपने ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि आप फर्स्ट स्लॉट में क्या रखते हैं और सेकंड स्लॉट में क्या रखते हैं. जब आपके पास ये इंपॉर्टेंट है कि आप फर्स्ट स्लॉट में क्या रखते हैं और सेकंड में क्या रखते हैं. अगर आपके पास ये इंपॉर्टेंट है ही नहीं, पापा ने 2 बुक्स, पापा 3 बुक्स ले आए आपके लिए, मामा ने कहा बेटा ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि तुम्हारे पास 2 स्लॉट्स हैं, इनमें से फर्स्ट स्लॉट में तुम क्या रखते हो, सेकंड में क्या रखते हो. ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है. हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है कि तुम कौन सी 2 बुक्स रखते हो. ठीक है. अगर पापा कहते हैं कि नहीं मेरे लिए ऑर्डर भी इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट स्लॉट में क्या रखते हो, सेकंड में क्या रखते हो, तो फिर क्या यूज करेंगे? परम्यूटेशंस. अगर मामा कहते हैं नहीं मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि तुम फर्स्ट स्लॉट में क्या रखते हो, सेकंड में क्या रखते हो, बस ये मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट है कि तुम कौन सी 2 बुक्स रखते हो, ए बी सी में से कौन सी 2 बुक्स रखते हो, तो फिर क्या फॉर्मूला यूज करेंगे? कॉम्बिनेशंस. कॉम्बिनेशंस 3 फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल. 3 times 2 over 2 is 3. ठीक हो गया. तो कॉम्बिनेशंस कम होते हैं, परम्यूटेशंस ज्यादा होते हैं. अच्छा एक फॉर्मूला है, एक आसान तरीका है. जैसे फॉर एग्जांपल आप कैलकुलेट करना चाह रहे हैं 4 फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल. तो अगर आप एक बिगनर हैं तो आप इसको ऐसे सॉल्व करेंगे. 4 times 3 times 2 times 1. अगर आप नए हैं, बिगनर हैं, तो आप इसको ऐसे सॉल्व करेंगे. 3 times 2 times 1. आपका आंसर होगा 4 3 are 12, 12 2 are 24 डिवाइड बाय 3. एक मिनट, 3 2 are 6, 6 4 are 20. आपका आंसर आ गया 4. अगर आप बिगनर नहीं है, मेरी तरह के आदमी है जिसको काफी एक्सपीरियंस हो गया फैक्टोरियल से डील करते हुए, तो आप क्या करेंगे? आप करेंगे 4 फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल. आप लिखेंगे कोई भी n लिखा जा सकता है, किसी भी n को लिखा जा सकता है n टाइम्स n माइनस 1 फैक्टोरियल. क्यों भला? क्योंकि 4 times 3 times 2 times 1 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल. ये 3 times 2 times 1 है, ये क्या चीज है? ये 3 फैक्टोरियल तो है. तो 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल. और आप इसे कैंसिल कर देंगे
और आपका आंसर आ जाएगा 4। ये बात याद रखेंगे कि n को लिख सकते हैं n को नहीं, n फैक्टोरियल को लिख सकते हैं n टाइम्स n माइनस 1 फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल को ऐसे भी लिख सकते हैं n टाइम्स n माइनस 1 टाइम्स n माइनस 2 फैक्टोरियल। तो अगर आपको ऐसे लिखना पड़ जाए, 6 फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल, तो आप क्या करेंगे? आप करेंगे 6 टाइम्स 5 टाइम्स 4 टाइम्स 3 फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल। ये कैंसिल हो गया, तो 5 4 आर 20, 20 टाइम्स 6 इज 120। ठीक है, तो ये एक आसान वे है, क्या करने का? फैक्टोरियल रेशियो ऑफ 2 फैक्टोरियल्स कैलकुलेट करने का। क्वेश्चन